गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइज। आज के सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ऑफ 28 मई 2022। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए गाइज। हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स सेशन। और मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 2 की, उनके लिए एक तो टेस्ट सीरीज़ है और दूसरा जो अभी लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम हुआ है उसके मैं प्रीवियस ईयर जो अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर नहीं 9 मई और 10 मई को जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ जीके के साथ ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। सो गाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया यूपीपीसीएस 2022 अगर आप ये कोड यूज करते हैं कूपन कोड तो गाइज आपको 30% ऑफ मिलेगा इस टेस्ट सीरीज पे। तो आज ही इस ऑफर को अवेल करिए। इसमें आपको 6 फुल लेंथ 5 सेक्शनल 4 करंट अफेयर टेस्ट मिलते हैं, साथ ही इसमें आपको हाफ ईयरली करंट अफेयर की ई बुक भी मिलेगी जिसमें जुलाई से लेकर जनवरी तक आपका करंट अफेयर्स कवर्ड होंगे। एंड इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस भी अवेलेबल है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूज़ के साथ। अपन का जो करंट अफेयर सेशन है हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी कवर करते हैं। क्वेश्चन देखिए गाइज, सीवियर वेस्टिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बताना है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय सीवियर वेस्टिंग। भारत में सीवियर वेस्टिंग से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। इसको गंभीर व्यापक कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। सो 1 only 2 only both 1 and 2 and none of the above। तो ये सीवियर वेस्टिंग की मैं बता दूं, इस पर अभी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है इस पे वेस्टिंग पे। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2। तो ये जो सीवियर वेस्टिंग की बात की गई है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीवियर वेस्टिंग एक मेजर प्रॉब्लम बन के उभरा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अंडर 5 years एज चिल्ड्रन ये सीवियर वेस्टिंग से सफर कर रहे हैं। कितने? अराउंड 13.6 मिलियन चिल्ड्रन जो है अंडर एज ऑफ 5 दे आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर वेस्टिंग। और सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पर है? भारत में है। सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, आपको क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन से देश में सीवियर वेस्टिंग से बच्चे अफेक्टेड हैं? इंडिया में है, उसके बाद इंडोनेशिया और पाकिस्तान का स्थान आता है। हर 5 मौत में से जो एक मौत हो रही है 5 से कम उम्र के बच्चों की, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की, वो सीवियर वेस्टिंग के कारण हो रही है। वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग को डिफाइन किया जाता है एज द लो वेट फॉर हाइट रेशियो। ठीक है, अगर आपका वेट कम है इन अकॉर्डेंस विद द हाइट, उसको कहेंगे वेस्टिंग। ये बेसिकली आपका अच्छा और मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों ही वाइज जब आप खाना कम लेते हैं, न्यूट्रिशन कम लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। सीवियर वेस्टिंग की बात है तो सीवियर वेस्टिंग, सीवियर ही वर्ड से यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक उच्च सीमा यहाँ पर पहुंच गई वेस्टिंग की। दिस इज ऑल्सो नोन एज सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन भी इसको कहा जाता है। जो न्यूट्रिशियस फूड ना खाने की वजह से और बार बार डायरिया, मीजल्स, मलेरिया ऐसी बीमारियां होने के कारण सीवियर वेस्टिंग होती है कि एक तो आप बीमार हैं, मतलब आपको में न्यूट्रिशन की कमी, ऊपर से आप बीमार भी ज़्यादा हो रहे हैं। सीवियर वेस्टिंग दिस अफेक्ट्स द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द चिल्ड्रन ड्यू टू विच बॉडीज प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो कोई भी आप बैक्टीरिया, वायरल कोई भी डिजीज है उसके अगेंस्ट आप लड़ नहीं पाएंगे। सीवियर वेस्टिंग में इम्यून सिस्टम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड RUTF, इससे सीवियर वेस्टिंग से बचा जा सकता है। ठीक है, दिस वॉज द रिपोर्ट अबाउट सीवियर वेस्टिंग बाय यूनिसेफ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डिड गवर्नमेंट विड्रॉ इट्स डिसीजन टू सेल 53% स्टेक। 53% हिस्सेदारी अपनी बेचने का जो निर्णय था सरकार ने किस कंपनी का वो वापस ले लिया है? NHPC, NTPC, BPCL एंड IOCL। 53% स्टेक यहाँ पर गवर्नमेंट बेचना चाहता था, यानी कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट
करना चाहता था। सो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें पार्ट ऑफ जो स्टेक है वो गवर्नमेंट अपना प्राइवेट सेक्टर को बेचती है। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज BPCL। सो अभी गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए थे, इसके लिए बिडिंग की थी। सो बिडर्स ने यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया एंड मार्च 2020 में ये गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था। बहुत सारे लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो है पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अभी कोविड-19 और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, QIPs हैं, दे आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन दिस प्रोसेस, और फिर इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया है। सो BPCL की हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है इंडिया की, और ये थर्ड लार्जेस्ट रिफाइनिंग इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। India signed an MOU on 26 May 2022 with which of the following countries to establish a framework to facilitate and enhance bilateral cooperation on climate action? किस देश के साथ भारत ने जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE, USA, UK एंड जापान। सो बताएंगे किसके साथ इंडिया ने MOU पर हस्ताक्षर किए। सो ये UAE के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मेन रीजन क्या है, पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सो पेरिस एग्रीमेंट आपका एक लीगली बाइंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए लीगली बाइंडिंग, यानी कि बाध्यकारी है। ठीक है, इसको बाध्यकारी कहा जाता है लीगली बाइंडिंग को। एंड इसको 196 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था। कब किया था? जब COP21 हुई थी। कहां पर? पेरिस में। कब हुई थी? 12 दिसंबर 2015 में हुई थी, तो तब इसको अडॉप्ट किया गया था। ये लागू कब से हुआ? 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे ऊपर जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाए। मैक्सिमम मतलब आपका जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का है वैसे तो मार्क, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री, बस उससे ऊपर नहीं पहुंचाना है। सो इसी में इंडिया ने अपने फिर NDCs भी डाले थे, नेशनली डिटरमिन्ड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो सब कंट्रीज ने अपने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय दिल्ली कस्टम्स एट इनलैंड कंटेनर डिपो गड़ी हरसारू गुरुग्राम फॉर द पर्पज ऑफ कंटेनर ट्रैकिंग? कंटेनर ट्रैक करने के उद्देश्य से इनलैंड कंटेनर डिपो गड़ी हरसरू गुरुग्राम में दिल्ली कस्टम द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट ट्रैक, प्रोजेक्ट वॉच, प्रोजेक्ट जागो एंड प्रोजेक्ट निगाह। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका गाइस? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 4, दैट इज प्रोजेक्ट निगाह। तो प्रोजेक्ट निगाह यहाँ पे लॉन्च किया गया है दिल्ली कस्टम्स के द्वारा। दिल्ली कस्टम्स के जो चीफ कमिश्नर है श्री सुरजीत भुजाबल, सो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। एंड इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है कि कंटेनर की ट्रैकिंग करनी है। सो इससे क्या होगा, इससे एक तो टाइमली क्लियरेंसेस मिलेंगे, ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। सो प्रोजेक्ट निगाह ये एक इनिशिएटिव है ताकि जो भी कंटेनर्स ICTM के थ्रू जा रहे हैं उन सबकी ट्रैकिंग की जा सके। ICTM क्या है? ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल है। ICD अभी जो मैंने आपको बताया था, जो कंटेनर डिपो है, इनलैंड कंटेनर डिपो, सो उसकी कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल जो है इसको डेवलप किया गया था इन एसोसिएशन विद कस्टोडियन मेस्लर्स GRFL। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग द इम्पोर्ट ऑफ पेपर अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डैश। सरकार ने अभी ये अनाउंसमेंट किया है कि जो कागज का इंपोर्ट होता है, पेपर का जो इंपोर्ट होता है, इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के तहत लाया जाएगा। सो ये कब से लागू होगा? 1 जुलाई 2022, 1 अगस्त 2022, 1 सितंबर 2022 एंड 1 अक्टूबर 2022। सो ये लागू कब से होने वाला है? ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू होने वाला है। सो इसके लिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है DGFT, उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट पॉलिसी है मेजर पेपर प्रोडक्ट्स की, इसको पहले फ्री रखा था, लेकिन फ्री से अब इसको क्या कर दिया है? फ्री सब्जेक्ट टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी कि अब पेपर को इम्पोर्ट कराना है तो उससे पहले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना होगा।
सो दिस विल बी एप्लीकेबल टू पेपर प्रोडक्ट। कौन कौन से पेपर प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होगा? न्यूज प्रिंट, हैंडमेड पेपर, वॉलपेपर बेस, इन पर ये एप्लीकेबल होगा। 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएगा। एंड किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? इनके लिए एप्लीकेबल ये नहीं होगा। करेंसी पेपर, बैंक, बॉन्ड एंड चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर एटसेट्रा, यानी कि जो भी क्रिटिकल ऐसे फील्ड में जो पेपर का इस्तेमाल होता है उन पे ये पॉलिसी चेंज का कोई फर्क नहीं होगा। सो गवर्नमेंट ने ये चेंजेस क्यों किए हैं? ताकि जो डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री उसके कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। क्योंकि डंपिंग क्या होता है? डंपिंग ये होता है कि मान लीजिए कंट्री ए है, ठीक है, ये कंट्री बी है, मान लीजिए भारत है, सपोज करिए भारत है, सपोज करिए ये चाइना है, ठीक है। सो अब मान लीजिए यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट है आपका एक्स प्रोडक्ट, ये चाइना की मार्केट में, रुपी टर्म्स में ये बात करते हैं, चाइना की मार्केट में ये 100 रुपये का बिकता है। यही प्रोडक्ट जब चाइना इंडिया में बेचती है तो वो उसको मान लीजिए 80 रुपये का बेच रही है, ठीक है। सो ये क्या है? ये डंपिंग करना है। जबकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मान लीजिए जेड है कोई, ठीक है, इसी का एक्स का प्राइस है, तो जेड है कोई, उसका प्राइस है आपका 90 रुपीज़, ठीक है। सो ये होता है डंपिंग, कि अपने देश का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देश में आप भेज रहे हो लेकिन कम प्राइस पे आप उसको बेच रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डंपिंग। तो इससे क्या है कि इससे डोमेस्टिक मार्केट को बहुत नुकसान होता है, इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। सो डंपिंग को एड्रेस, कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। मूडी स्लैशेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर कैलेंडर ईयर 2022 टू डैश अमिड राइजिंग इन्फ्लेशन। बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच मूडीज ने कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर डैश कर दिया है। 9.2%, 7.6%, 8.8% एंड 7.9%। तो कितना यहाँ पर जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पर बताई गई है मूडीज के द्वारा, बताएंगे कमेंट करके। सो करेक्ट आंसर्स का जो है आपका 8.8% हो जाएगा। सो कैलेंडर ईयर का जो पहले इन्होंने यहाँ पर मार्च में जो प्रेडिक्शन किया था वो 9.1% किया था, एंड अभी ये घट के कितना हो गया? ये 8.8% हो गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सो रीजंस क्या बताए इन्होंने? कहा है कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इन्हीं दो रीजंस की वजह से उन्होंने ये जो जीडीपी ग्रोथ है फॉर द कैलेंडर 2022 इसको फोरकास्ट को नीचे लेकर आए हैं। रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में दिस इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 6.8% इन 2022 फ्रॉम 5.7% इन 2020। 2021 के मुकाबले 2022 में 6.8% रहने वाला है, मूडी ने ऐसा कहा है। मूडीज क्या है? ये आपकी एक बिग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 3 बिग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मूडीज। तो मूडीज उनमें से एक है। अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन भारत में 7.8% पहुंच गया, जो कि 8 सालों में सबसे ज़्यादा था, एंड इसी के चलते यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है। आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया है इकोनॉमी में ग्रोथ वो किया है 7.2% फॉर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जबकि फिच के जो रेटिंग्स आई हैं, जो फिच ने अपनी जारी किया है इकोनॉमी का कि कितने % से ग्रो करेगी, तो इसने प्रेडिक्ट किया है 8.5% से इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। लेकिन अभी 2023 के लिए, फाइनेंशियल 2023 के लिए मूडी ने अभी रिवाइज नहीं किया जीडीपी फोरकास्ट, उसको अभी भी 9.1 पर ही रखा है, 2022 के लिए कम कर दिया है। सो नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से मूडीज ने जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी रिड्यूस कर दिया है। दिस हैज बीन रिड्यूस टू 3.1%, कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें भी जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ओवरऑल ग्लोबली ही बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर है। सो ये जो सारी समस्याएं हैं इनकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ भी कम हो जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द गीतांजलि श्रीज नॉवल फॉर विच शी हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। इंपॉर्टेंट है गाइज, 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री के नॉवल को मिला है। कौन से नॉवल को मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड, द रूफ बीनीथ देयर फीट, द एम्प्टी स्पेस एंड बिटवीन टू वर्ल्ड्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज टूम्ब ऑफ सैंड। सो ये जो नॉवल है ये हिंदी में रिटर्न है एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तो फर्स्ट हिंदी राइटर जो है यहाँ पर विनर बनी है। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन लैंग्वेज में कोई नॉवल रिटर्न था, उसको अवार्ड मिला है एंड दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। सो इसका जो इंग्लिश में कन्वर्जन किया गया है, ट्रांसलेशन, ये डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। सो ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है इसमें 50,000 पाउंड का कैश प्राइज होता है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द ऑथर एंड जो ट्रांसलेटर होता है। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता था? डेविड डायोप ने जीता था, याद रखिएगा, हो सकता है 2021 का आपसे पूछ ले किसी एग्जाम में। सो 2021 में किसके लिए मिला था इनको? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस किताब के लिए इनको ये बुकर प्राइज मिला था। बुकर प्राइज इसको पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से जाना जाता था। ये कोई भी बुक जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है और 50,000 पाउंड का जो पुरस्कार राशि है ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निर्देशक वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड एट कट्टुपल्ली चेन्नई, इट इज डैश ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स लार्ज बीइंग बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के लिए 4 सर्वे वेसल्स बिल्ड किए जा रहे हैं। तो निर्देशक उनमें से कौन से स्थान वाला है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो निर्देशक को अभी लॉन्च किया गया है। सो ये कौन सा एडिशन है? सो दिस इज द सेकेंड ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स विच इज बीइंग बिल्ट बाय GRSE इन कोलैबोरेशन विद L&T शिपबिल्डिंग। L&T शिपबिल्डिंग के कोलैबोरेशन में GRSE जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं फॉर इंडियन नेवी। सो ये एक इंडियन नेवल सर्विस शिप है। इसको डीकमीशन, ये इंडियन नेवल सर्विस शिप के तौर पर इसने काम किया था। इसको डीकमीशन किया गया था 2014 में। फिर 30 अक्टूबर 2018 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था रक्षा मंत्रालय और GRSE के बीच में कि 4 SVL शिप्स जो है, जो सर्वे वेसल्स हैं लार्ज, सो इनको बिल्ड किया जाएगा, जिसमें से दूसरे नंबर का ये है संध्यक। इसको लॉन्च किया गया था 5 दिसंबर 2021 में एट GRSE कोलकाता एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑफ SVL शिप्स। तो SVL शिप में जो फर्स्ट है वो INS संध्यक एंड दूसरे नंबर का ये है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं निर्देशक। GRSE का एम है कि संध्यक को ये जनवरी 2023 तक डिलीवर कर देगा और निर्देशक को अप्रैल 2023 तक डिलीवर कर देगा। सो दीज SVL शिप्स ये अब यूज किए जाएंगे। संध्यक क्लास पहले यूज किया जाता था लेकिन अब SVL शिप्स का इस्तेमाल किया जाया करेगा। जो सर्वे वेसल लार्ज शिप्स हैं इनकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। एक तो इनका जो डीप डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अबाउट 3,400 टन्स। कैपेसिटी है इसकी कि एक बार में 235 पर्सन लोग कैरी कर सकता है। क्रूज स्पीड इसकी 14 नॉट्स है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 18 नॉट्स है एंड जो हल बनाया गया है वो इंडिजिनसली इसका डेवलप्ड है। इसके अलावा DMR 249 एक जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्टील बनाया गया है, ये भी इसमें जो है प्रेजेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट विच प्लेस। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर किया है? तो श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला एंड भद्रवाहा बताएंगे। फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, सो इसको जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? भद्रवाह में। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सो भद्रवाह जो है जम्मू कश्मीर में, ये ओरिजिन प्लेस है ऑफ इंडियाज पर्पल रेवोल्यूशन। यहीं से पर्पल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। 2016 में ये लॉन्च किया गया था पर्पल रेवोल्यूशन, जिसको या फिर लेवेंडर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था अंडर दी CSIR अरोमा मिशन। CSIR के अरोमा मिशन में के तहत इसको लॉन्च किया गया था। सो अरोमा मिशन के बारे में अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा CSIR IIIM ये प्रोवाइड कर रहा है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड एंड टू एंड टेक्नोलॉजी, ताकि जो लेवेंडर क्रॉप्स है इसके प्रोसेसिंग हो सके, इसको ज़्यादा ग्रो किया जा सके, इसके वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग की जा सके। तो CSIR IIIM इसको सपोर्ट कर रहा है। सो पर्पल रेवोल्यूशन बेसिकली किससे रिलेटेड है? आपका लेवेंडर क्रॉप के कल्टीवेशन से रिलेटेड है।
जो अरोमा मिशन है, दिस एम्स टू इंक्रीज लेवेंडर कल्टीवेशन टू 1500 हेक्टेयर्स बाय 2024। अरोमा मिशन का ये बेसिकली पर्पस है। इसके अलावा भारत में और कौन कौन से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है? ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन जैसे आपका दो तीन चीजों से रिलेटेड है। अनियन प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है, प्रॉन प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी रिलेटेड है, एंड पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन से भी रिलेटेड है। तो इनमें ऑप्शन में जैसे कभी पूछे तो इनमें से कोई जरूर वहां पर आपको नजर आएगा, मैचिंग के लिए अगर दे दिया तो। मान लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन आपका फूड ग्रेन से रिलेटेड है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना ग्रीन रेवोल्यूशन का पर्पस है। राउंड रेवोल्यूशन आलू से रिलेटेड है, पोटैटो प्रोडक्शन से। ब्लू रेवोल्यूशन या फिर नील क्रांति जिसको कहते हैं, ये आपका ब्लू रेवोल्यूशन से आप रिलेट कर सकते हैं पानी से। पानी में कौन रहता है? मछली रहती है, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा व्हाइट रेवोल्यूशन ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर देखिए दो है, एक तो गोल्डन रेवोल्यूशन है, ये फ्रूट हनी प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। अगर फाइबर आ गया तो यहाँ पे जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इसके अलावा सिल्वर रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एग प्रोडक्शन या पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि आपका एग जो होता है वो थोड़ा सिल्वरी वाइट सिल्वर सा होता है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। अगर सिल्वर फाइबर आ गया तो वहां पर कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड है। देन सैफरन रेवोल्यूशन ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। सन में थोड़ा ऑरेंजिश कलर होता है तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ब्लैक रेवोल्यूशन ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। कोल पेट्रोलियम दिमाग में रखिए, ब्लैक कलर का होता है ब्लैक रेवोल्यूशन। देन स्वीट रेवोल्यूशन मीठी क्रांति, तो शहद मीठा होता है तो ये हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए बेसिकली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? सो इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और इस स्कीम में 100 days of employment this will be provided to families residing in urban areas. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above बताएंगे। देखिए शहरी रोजगार योजना है तो इसका मतलब शहर के एरिया में 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई आपकी, यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हरियाणा नहीं, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है इनिशिएटिव, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा। सो करेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 2 ओनली। सो अभी जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, इन्होंने नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए। सो इसको कहा गया कि जो मनरेगा है उसके तहत ही इसको मतलब उसी की लाइन पे अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। सो 100 days का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा अर्बन एरियाज में। सो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन 18 to 60 के एज ग्रुप में है, जो वर्किंग ग्रुप में है, वो रजिस्टर कर सकते हैं जन आधार कार्ड के बेसिस पे इस स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं एंड उनको 100 days का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये बजट में अनाउंस की गई थी राजस्थान सरकार के 2022 के बजट में, सो इसमें उन्होंने कहा है कि हर साल स्कीम के लिए 800 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे एलोकेट किए जाएंगे। इसके अलावा कमेटी भी फॉर्म की गई है जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे, ऐसी समिति बनाई गई है जो इसके क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति देंगी। मनरेगा की हम बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको 23 अगस्त 2005 में पास किया गया था एंड दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1991 बाय पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इसका मेन पर्पस क्या है कि रूरल हाउस होल्ड में जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है एंड 100 days का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उनको जो है कंपेंसेशन देना पड़ेगा वर्कर्स को। सो दिस गिव्स अ गारंटी ऑफ राइट टू वर्क इन रूरल एरियाज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 इन विच सिटी? किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है? चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड लखनऊ। सो इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पर ये टेक प्लेस कर रहा है? प्रगति मैदान में। सो 2 दिन तक ये चलेगा, 27 से 28 के बीच में। और गवर्नमेंट का मेन पर्पस है कि भारत को ड्रोन हब बनाना है वर्ल्ड का बाय 2030। तो कई बार ये स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, जो गवर्नमेंट के टारगेट हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का एम है कि वर्ल्ड का ड्रोन हब बनाना है, कौन सी ईयर तक बनाना है? तो 2030 तक बनाना है। ड्रोन की हम बात करें तो इसके बहुत सारे पर्पज़ है, बहुत सारे जो है आपके एरियाज़ है जहाँ पर ये यूज़फुल है। एक तो सबसे पहले फोटोग्राफी फिल्मिंग से स्टार्ट हुआ ये। देन नेचुरल डिजास्टर्स में कोई आपको सर्च ऑपरेशन कैरी आउट करना है, आपको जियो मैपिंग करनी है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स को स्प्रे कराना है, ठीक है, आपको एरियल सर्वे करना है, क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करना है। सो इन या फिर कोई गुड्स डिलीवर करने हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में हम देखें तो वैक्सीन डिलीवर करानी है, एसेंशियल मेडिसिन डिलीवर करानी है। सो वो सारे पर्पस यहाँ पर ड्रोन की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं। सो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो इंडिजिनस डिमांड है ड्रोन सर्विस की, इसको बढ़ाया जाए। सो इसी सब के चलते यहाँ पर ये इस तरह से जो महोत्सव है ये मनाया जा रहा है। इसके अलावा जो फर्स्ट मेक इन इंडिया ड्रोन है, आई ड्रोन, सो दिस हैज बीन लॉन्च फॉर डिलीवरिंग वैक्सीन्स और करेंटली ये मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड में यूज़ किया जा रहा है वैक्सीन्स को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से एक रेवोल्यूशन ड्रोन जो है ला सकता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको उनका स्तर बढ़ाने के लिए ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ड्रोन्स के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर सितंबर में PLI स्कीम यहाँ पर लॉन्च की थी। PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये। सो इस स्कीम के तहत क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं ड्रोन्स के, जो ड्रोन्स बनाते हैं या फिर जो ड्रोन कंपोनेंट्स को बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं चाहे ड्रोन कंपोनेंट को बना रहे हैं, उनके लिए जो इंसेंटिव है ये 20% ऑफ वैल्यू एडिशन होगा जो भी कंपनी के द्वारा नेक्स्ट 3 ईयर्स में किया जाएगा, ठीक है। उसका 20% यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसके अलावा अभी एक और यहाँ पर न्यूज़ आई थी ड्रोन से रिलेटेड कि चाइना ने पहला ड्रोन कैरियर यहाँ पर लॉन्च किया है विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये ड्रोन लॉन्च किया है। और ये जो ड्रोन कैरियर है ये खुद से ऑपरेट कर सकता है क्योंकि इसमें AI लगा हुआ है। 88 मीटर लॉन्ग है ये, 14 मीटर वाइड और 6 मीटर डीप है और इसको रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है और ये खुद भी ऑटोनॉमस भी नेविगेट कर सकता है ओपन वाटर्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है, मैंने कल भी बताया था, कल चर्चा की थी मैंने। सो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है ऑफ ₹6,15,518.97 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-23। इलेक्शंस थे तो इसलिए इससे पहले इंटरिम बजट आया था, बट दिस इज द नाउ budget of the newly formed government in Uttar Pradesh. Government allocated ₹1,000 crore for CM Laghu Sinchai Yojana for providing free irrigation facilities. So 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above. दोनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। कौन सी स्टेटमेंट एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2। तो इस बार जो है योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा बजट है उनके कार्यकाल में एंड सेकेंड टर्म का बजट है बेसिकली हम कहेंगे। सो सुरेश कुमार खन्ना जो फाइनेंस मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने
6,15,518.97 करोड़ का बजट पेश किया है। इससे पहले जो लास्ट फिस्कल ईयर में 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था, दैट वाज ऑफ वर्थ 5,50,270.78 करोड़। तो पिछले साल कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा बजट एलोकेशन है। हाइलाइट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ एलोकेशन किया गया है? तो सबसे पहले 1000 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं फॉर सीएम लघु सिंचाई योजना, जिसके तहत क्या है कि फ्री इरिगेशन फैसिलिटीज फार्मर को दी जाएंगी, मुफ्त सिंचाई की जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा एमबीबीएस और पीजी सीट्स के लिए 500 करोड़ रुपए यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं ताकि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाया जा सके, उसमें और बेहतर किया जा सके उसको यूपी में। इसके अलावा नए शुगर मिल्स और पुराने मिल्स के मेंटेनेंस के लिए 380 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है शुगर मिल्स जहाँ जहाँ शुगर केन उगता है वहाँ पे शुगर मिल्स की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड बहुत सारे फार्मर्स का पैसा भी रुक जाता है इस चक्कर में। सो उनको अपडेट करना, उनको मेंटेन करना है और नए शुगर मिल खोलने के लिए भी एलोकेशन किया गया है। इसके अलावा 523 करोड़ रुपीस यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए। 6 शहरों में वुमेन सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए यहाँ पर 523 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा 276.66 करोड़ जो है यहाँ पर स्टेट की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए, क्योंकि यूपी सरकार ने कहा था ना स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी यहाँ पर, तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए यहाँ पर एलोकेशन किया गया है ताकि जो कोर्ट्स की सिक्योरिटी है, हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस की जो सिक्योरिटी उसको इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 650 करोड़ यहाँ पर फार्मर्स एक्सीडेंट स्कीम के लिए एलोकेट किए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि 15,000 सोलर पंप यहाँ पे लगाए जाएंगे करंट फिस्कल ईयर में और 2 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन या टैबलेट्स यंग बच्चों को दिए जाएंगे, जैसा सरकार हर साल करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये टोटल ऑफ 100 इंक्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स अगले आने वाले 5 सालों में स्टैब्लिश करेगी। अब देखते हैं इसमें से कितना इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा 30 करोड़ यहाँ पर प्रपोज किया गया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अभ्युदय योजना, जिसके तहत जो है मुफ्त यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है अभ्युदय योजना के तहत। सो उसके लिए 30 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। यूपी का बजट हाईलाइट्स हमने पढ़ लिए सारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? श्रीकांत किदाम्बी, प्रफुल्ल पटेल, सुनील छेत्री एंड नरेंद्र बत्रा। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज नरेंद्र बत्रा ने रिजाइन किया है एंड उन्होंने कहा कि दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में फॉर्म हुआ था। ये नोडल एजेंसी है जो प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वेरियस इंटरनेशनल गेम्स, जैसे कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स हुआ, एशियन गेम्स हुआ। इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट्स एज द इंडियन कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज इज ऑब्जर्व फ्रॉम डैश 25 to 31 में, 22 to 29 में, 21 to 27 में एंड 20 to 26 में। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह डैश तक मनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर बताएंगे मुझे फटाफट से कमेंट करके। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 25 से लेकर 31 मई के बीच में इसको मनाया जाता है। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी उनको कहा जाता है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर लोगों के पास फुल मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, अभी पूर्ण रूप से स्वशासन प्राप्त जिन्होंने नहीं किया है, सो उसको नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी कहा जाता है। 1946 में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस ने 72 ऐसी नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज को जो है पहचाना था 1946 में, लेकिन अब ये नंबर घट के 2002 में 54 रह गया था। 1960 से 2002 के बीच में ये नंबर जो है 54 टेरिटरीज जो है उनको सेल्फ गवर्नमेंट का स्टेटस मिल गया था, लेकिन अभी जो करंटली रह गई हैं वो रह गई हैं 17 नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज अभी भी बाकी हैं, जहाँ पे अभी पूरी तरह से सेल्फ
गवर्नेंस यहाँ पर अभी भी यहाँ पे वहाँ पे सेल्फ गवर्निंग नहीं है, अभी भी गैर स्वशासी क्षेत्र है। सो यूएन जनरल असेंबली ने रिक्वेस्ट किया था कि 1999 में कि एक वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी सेलिब्रेट किया जाए। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं गाइस। असम में फ्लड और लैंडस्लाइड दोनों आए हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। 7 लाख पीपल अभी तक अफेक्ट हो चुके हैं एंड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें दीमा हसाओ, होजाई, बराक वैली शामिल है। और यूनियन गवर्नमेंट ने अभी ये अनाउंस किया है कि इट विल रिलीज एडवांस ऑफ ₹324 करोड़ फॉर द फ्लड हिट असम फ्रॉम स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से इतने करोड़ रुपए जो है अभी एडवांस जो है रिलीज किए जाएंगे, ताकि जो भी वहां पर समस्या उससे निपटा जा सके। नेक्स्ट, पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन लेजिस्लेचर, ये कहाँ पर हुआ है? ये केरला में है, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रहा है। इसको होस्ट कर रही है केरला लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें ओम बिरला जो कि करंट स्पीकर हैं लोकसभा के, और इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। नेक्स्ट, थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022, ये न्यू दिल्ली में अभी हुई है, अभी चल रही है थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो। सो इसमें एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे, फॉर्मर मिनिस्टर, सो उन्होंने कहा कि इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री बन सकता है बाय 2040, ये उनके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है। सो सिक्किम के वो मिनिस्टर थे एंड उन्होंने ये भी साइट किया कि सिक्किम जो है वो पहला ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया का बना था। इसके अलावा केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर परमिशन ग्रांट की है टू लोकल बॉडीज टू इशू अप्रूवल फॉर किलिंग वाइल्ड बोर्ड्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वाइल्ड बोर्ड्स को एज वुमेन डिक्लेयर करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज को परमिशन ग्रांट की है कि वो ऐसा अप्रूवल दे सकते हैं कि वाइल्ड बोर्ड्स की किलिंग की जा सके। सो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक सेक्शन है 11B पार्ट 1। सो इसमें दिया हुआ है कि जो भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा वो स्पेशल ऑर्डर्स जो है वाइल्ड एनिमल्स को किल करने के लिए उसको पावर है, वो ऐसा ऑर्डर इशू कर सकता है जब उस ऑफिसर को लगे कि हाँ एक पर्टिकुलर एनिमल जो है ये ह्यूमन लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो है नुकसानदायक हो गया है। सो वाइल्ड बोर्ड्स जो है इसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। केरला में नहीं, यूपी में आप भी देख सकते हैं जहाँ पे इस तरह के जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर फसलों को बर्बाद कर देते हैं वाइल्ड बोर्ड्स। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पर ये केरला की सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है। और भी स्टेट्स में ये सेम इशू है। इसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को जो मनाया जाता है हर साल, सो इस बार इसका जो प्रोग्राम होगा मैसूरू में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पार्टिसिपेट करेंगे। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी अदर जो मैंने डिस्कस की। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को गाइज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।